हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपने चैनल पे अर्थव्यवस्था की एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था हमारे यूपीएससी सिलेबस का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो 20 to 25% क्वेश्चंस इकोनॉमी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कवर होते हैं। इसके बाद मेंस का जो सिलेबस है उसमें भी अर्थव्यवस्था का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब चूँकि जो हम लोग जो क्लास लेकर आ रहे हैं, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सकें। आम तौर पे होता ये है कि जब आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की जो क्लासेस हैं, उनके जो नोट्स हैं, इतने सारे हैं और वो भी पूरे बिखरे हुए हैं, तो ऐसे में इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और एक और जो समस्या मुझे लगती है कि इस सब्जेक्ट को जितने कम समय में और जितने अच्छे से तैयार किया जा सकता है, आमतौर पे वो चीज़ देखने मिलती नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश यही करूँगा यहाँ पर कि कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करवा सकूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है पहले ये समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली सोशल साइंस का एक पार्ट है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन है, उनका जो वितरण है, वो किस प्रकार से हो, और इसमें केवल सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के प्रकार को देखते हैं जल्दी से, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इसमें हम लोग बेसिकली ये चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से जो पूरा बड़ा बैकग्राउंड है, जैसे देश की जीडीपी कैसी है और देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में देखते हैं। वहीं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल मार्केट्स को दिखाता है कि जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका जो प्राइस है वो कैसे चेंज हो रहा है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को भी दिखाता है, यानी कि अगर आप मार्केट जाते हैं, आपको कोई चीज़ है जो आपको वहाँ 20 रुपए की मिल रही है और वैसी ही दूसरी चीज़ 30 रुपए की मिल रही है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है, तो आप सोचते हैं कि आपको कैसा सामान लेना है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस तरीके के सारे सिद्धांतों को हम मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की क्लास बेसिक है और जो फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर करने पे हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। आप साथ में बने रहिए। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है, अगर आप देखें ध्यान से तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है उसी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। यानी कि आपने सिद्धांतों को तो पढ़ लिया, आपको जानकारी तो हो गई, लेकिन उसके बाद जब आप असली दुनिया में जाते हैं और असली दुनिया में जाने के बाद जब आप ये समझते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूमर की बिहेवियर को देखते हैं, तो जो सारा एप्लीकेशन है वो अर्थव्यवस्था में आ जाता है। आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में अंतर, तो बेसिकली सिंपल सा वही अंतर है दोस्तों जो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि अर्थशास्त्र जो है वो सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग अब ध्यान लगाएंगे पूरा। कुछ भी अगर हमको उत्पादन करना होता है, उत्पादन कहाँ होता है? अर्थव्यवस्था में ही होता है। तो जब हम उत्पादन करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है? तो देखिए, भूमि की ज़रूरत पड़ती है हमें, फिर लेबर श्रम की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है और उद्यमशीलता। ठीक है, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनका अलग अलग फैक्टर ऑफ पेमेंट्स भी होता है। जैसे अगर आपके पास लैंड है और आप इसको उत्पादन गतिविधि में लगाते हैं, तो लैंड को पेमेंट कैसे मिलेगा? तो लैंड को पेमेंट मिलता है किराया, किराया है जो लैंड का रेंट है, रेंट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं लेबर। तो जो लेबर है उनको मिलती है सैलरी। ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे कैपिटल, यानी जो पूंजी है। तो पूंजी को आप लोग बताइए क्या मिलता होगा? पूंजी को मिलता है ब्याज। ठीक है, और फिर देखते हैं हम लोग उद्यमशीलता।
तो उद्यमशीलता, जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग इनोवेशन करते हैं, उनको मिलता है असली लाभ। इनको हानि भी हो सकती है, पर क्योंकि ये रिस्क लेते हैं तो जो भी लाभ बचता है वो इनको मिलता है। लैंड में रेंट देने के बाद, लेबर को पेमेंट करने के बाद, कैपिटल का ब्याज देने के बाद जो कुछ बचता है वो सब उद्यमशीलता में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्यों पढ़ना है, अर्थव्यवस्था किस तरीके की समस्याओं को देखता है। अब देखिए, हर विषय का अपना एक स्वरूप होता है, हर विषय की अपनी एक अप्रोच होती है। तो आप जब भी जो विषय पढ़ें उसकी अप्रोच को हमेशा ध्यान में रखें, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। तो अर्थव्यवस्था में जो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी समस्या है ये है कि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है जिनके लिए उत्पादन करना है, वो भी अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, है ना। तो अब उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम क्या उत्पादन करें, और उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि उत्पादन कैसे किया जाना चाहिए, उत्पादन किसके लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों को अर्थव्यवस्था में समझा जाता है। देखिए, ये सारी जो बातें हैं ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्टली इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बैकग्राउंड जो बनता है, जो बेस बनता है, वो उसमें इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से मान के चले कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होती है क्लोज इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। अब ओपन से और क्लोज से, आपको क्लोज और ओपन का मतलब तो बेसिकली पता ही होगा। तो ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आयात और निर्यात की अनुमति होती है। संसाधन जो होते हैं उनका जो मुक्त आवागमन होता है वो इसमें सुनिश्चित किया जाता है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। आप आयात और निर्यात नहीं कर सकते। पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या कोई भी देश ऐसा है जिसके पास सारे संसाधन हैं, उसको किसी और देश से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए ये जो बंद अर्थव्यवस्था है, ये एक आदर्श स्थिति है। इसमें संरक्षणवादी नीति दिखती है कि ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। पर रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सिद्धांत है तो जानकारी होना ज़रूरी है। और यूपीएससी इस तरीके के प्रश्न पूछता ही है जिसमें तुलनात्मक रूप से अध्ययन की बात आती है, वहाँ पर ये चीज़ रहती है। अब पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ये पूरी तरीके से मार्केट पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी उस चीज़ की प्राइस उतनी हाई होगी। सरकार कुछ भी कंट्रोल नहीं करती है। अब इसमें नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें ये होता है कि सरकार पूरा कंट्रोल करती है, कि जो सरकारी कंपनियां होंगी वही उत्पादन करेंगी, वही मार्केट में प्राइस तय करेंगी। तो इससे कई हद तक ये होता है कि जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसका नुकसान भी ये है ना कि जो इनोवेशन होना चाहिए, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनको उस तरीके से लाभ मिल ही नहीं रहा, तो वो इस क्षेत्र में जाएंगे ही क्यों। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, कि सरकार कंट्रोल नहीं करती लेकिन रेगुलेट करती है एक लिमिट तक। जैसे दवाइयों का रेट, उर्वरकों का रेट, ये सब चीज़ों को सरकार कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है। इसके बाद विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था भी होती है। जैसे अमेरिका को देखेंगे आप, तो वो एक विकसित अर्थव्यवस्था है। वहीं जब इंडिया को देखेंगे तो विकासशील की अवस्था में, और ऐसे कई सारे देश हैं अफ्रीका के जो अभी अविकसित अवस्था में हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो जो प्रकार हमने ऊपर में डिस्कस किया है उसी को यहाँ पर चार्ट फॉर्मेट में रखा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नियंत्रण के आधार पर भी वर्गीकरण है, विकास के आधार पे है, और वैश्विक संबंधों के आधार पे भी है।
अब देखते हैं दोस्तों आर्थिक क्षेत्र, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपने सुना होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो ये क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में बेसिकली आ जाते हैं आपके कृषि और पशुपालन, जो दो मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा भी आते हैं, खनन आ जाता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती है जो उत्पादन करती हैं वस्तुओं का। और तृतीय क्षेत्र में आती है सेवा, सेवा से संबंधित, जैसे संचार, बैंकिंग, शिक्षा। अब यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि उन कारणों पर ध्यान दीजिए जिसमें भारत प्राथमिक क्षेत्र से सीधा तृतीय क्षेत्र में चला गया। यानी भारत में जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान होना चाहिए था जीडीपी में, वो योगदान नहीं रहा है। तो उसका क्या कारण है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज नहीं है। अब फैक्ट्रीज क्यों नहीं है, तो इसको भी हम लोग आगे इसी अर्थव्यवस्था के क्लासेस में समझेंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में। तो देखिए ये 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं, पर पहले हम लोग सिंपल से समझते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्टीज़ हैं, एक है परिवार और एक है फर्म। तो फैमिली जो होती है वो क्या देती है, फर्म को श्रम देती है, पूंजी देती है, भूमि देती है, ठीक है। और उसके बदले इनको क्या मिलता है, फर्म के द्वारा मजदूरी मिलता है, लगान मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी इनके पास आय वापस आ जाता है। फिर इसी आय को ये जो परिवार है ये उपभोग करने के लिए खर्च करता है। मान लीजिए, इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं कि आप लोग अभी अपने घर पर हैं, आपके घर पे 4 मेंबर हैं, उसमें से 2 लोग जॉब करते हैं, ठीक है। तो जो 2 लोग जॉब करते हैं वो किसी कंपनी में जाते हैं, फर्म में जाते हैं, और फर्म में वो क्या देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं श्रम का, ठीक। तो जब वो वहाँ श्रम करते हैं तो उसके बदले फैमिली को क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। और जब सैलरी मिलती है तो उसी सैलरी को जो फैमिली है वो वस्तुओं को खरीदने में खर्च करती है। अब वो वस्तुएं कौन बना रहा है, तो वस्तुएं तो फर्म ही बना रहा है। तो इस तरीके से जो आय है उसका प्रवाह होते रहता है। अब इसमें 2 थे, अब अगर अपन और इसमें चीज़ों को बढ़ाएं तो देखिए इसमें अगर आप बैंक को भी ऐड कर दें और सरकार को भी ऐड कर दें, तो आप सरकार को टैक्स देंगे, सरकार उसके बदले आपको सेवा देगी। पूंजी बाजार है, बैंक है, तो आप बैंक में अगर अपने पैसे जमा करेंगे तो उस पैसे को बैंक फर्म को लोन देगी और बैंक आपको ब्याज देगी, और फर्म को जो लोन मिलेगा फर्म उससे उत्पादन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक जो है हमारा अभी हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आपको करना ये है कि आप इन सारे जो मैंने बताया है इसको आप एक बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, उतना खास और उतना टफ है भी नहीं ये, ठीक। इसके बाद से हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे जहाँ से मोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बैंकिंग से हर साल 5 से 7 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो दोस्तों इसके बाद से जो क्लासेस होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ये कोशिश करेंगे कि साथ में बने रहें। क्लासेस बहुत छोटी होंगी और बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी, रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। साथ में बने रहिए। मैं मुश्किल से 8 घंटों की टोटल क्लास में आपकी पूरी इकोनॉमी ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट बचेगा तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे एक नई सीरीज़ लाएंगे। उसके अलावा डेली हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को उसको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बताइए ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।